बहुत बहुत स्वागत है आपका मिशन साहस आर में, जो समर्पित है एमएसएमई सेक्टर को। इस आर यानी 1 घंटे में हम आपको आज की ताजा खबरों के अलावा एमएसएमई सेक्टर से जुड़ी उपयोगी जानकारी देंगे। इसके अलावा संघर्षों से जूझकर एमएसएमई सेक्टर में कामयाबी की बुलंदियां छूने वाले उद्यमियों की प्रेरक और रोचक कहानियां भी दिखाएंगे। तो न्यूज 18 की खास मुहिम मिशन साहस में हर हफ्ते हम आपके रूबरू लाते हैं एमएसएमई सेक्टर के उन साहसी कर्मवीरों की महागाथा, जिन्होंने मजबूत इरादों, कड़ी मेहनत, जज्बे और साहस से एमएसएमई सेक्टर में अपनी अलग पहचान बनाई। इसी कड़ी में आइए देखते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई और नौकरी करने के बाद गुना के युवा राहुल शर्मा ने किस तरह से डेयरी फार्मिंग के कारोबार में कदम रखा और युवा हौसलों और मेहनत के दम पर आज कारोबारी जगत की बुलंदियों को छू रहे हैं। जज्बा, जुनून और सही नजरिया बनते हैं कामयाबी का जरिया। कुछ इसी तरह से अपनी युवा सोच, जोश और हौसले के साथ निर्भर से आत्मनिर्भर बनने की महागाथा लिख रहे हैं राहुल शर्मा। गुना जिले के राधवगढ़ के सौरामपुर गांव के राहुल शर्मा डेयरी फार्मिंग से जुड़े हुए हैं। कभी सिर्फ 2 भैंसों और थोड़ी सी पूंजी से फार्म शुरू करने वाले राहुल शर्मा की सफलता आसपास के युवाओं के लिए एक मिसाल बन गई है। मैंने मैकेनिकल से इंजीनियरिंग किया और अपना इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने के बाद मैंने कुछ समय जॉब भी किया। 2015 में मैंने अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया था। उसके बाद 1 साल मैंने इंदौर में जॉब किया और उसके बाद में फिर मैंने 1 साल अपना टीचिंग का करियर देखा, मतलब कि कुछ स्कूल्स में जाके मैंने पढ़ाया और बच्चों को कोचिंग भी दी। उसके बाद फिर एक साल का मैंने गेल से अप्रेंटिसशिप का ट्रेनिंग किया। बाद में मुझे ऐसा लगने लगा था कि जितनी मेहनत मैं जॉब के लिए कर रहा हूँ उसके बदले में मुझे जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा था। और प्लस दूसरी बात ये थी कि गांव के जो हालात में आता था, गांव में देखता था तो वहाँ भी लोग बाग बेरोजगार से भटक रहे थे। तो उनकी स्थिति को देख के मुझे ऐसा लगा था कि मतलब अपन क्यों ना गांव पे ही रह के कुछ करें। गांव आकर राहुल ने डेयरी फार्मिंग की एक छोटी सी शुरुआत की। धीरे धीरे राहुल की मेहनत रंग लाई और फिर उनकी कामयाबी का कारवां आगे बढ़ता गया। शुरुआती दौर में जो मेरा खुद का सेविंग था और प्लस कुछ फैमिली सपोर्ट से मैंने 1-1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके 2 भैंस से अपना डेयरी फार्मिंग का काम शुरू किया। धीरे धीरे करके गांव के लोगों से दूध का कलेक्शन करना स्टार्ट किया। तो शुरुआती दौर में मैंने नॉर्मल लैक्टोमीटर से उस कलेक्शन को किया। फिर धीरे धीरे करके मैं उसके लिए जो डिजिटल मशीन आता है फेड का, और उस फेड मशीन से मैंने गांव का दूध कलेक्ट करना स्टार्ट किया। डेयरी के काम को विस्तार देकर राहुल ने अपने गांव और आसपास के कई गांवों को भी साथ जोड़ लिया और कड़ी मेहनत से डेयरी फार्मिंग को मुनाफे का सौदा बना दिया। आज मेरे पास 10 भैंस हैं जिनका दूध मेरे फार्म पे हो रहा है और प्लस आसपास के गांव का कलेक्शन करके ऐसे करके मेरे पास 900 से 1000 लीटर दूध प्रेजेंट में अवेलेबल है। मैं यहाँ से अपने ढाबा होटल जो है उन पर कुछ तो फुटकर में अपनी रिटेल में बंदियाँ हैं उनको भेज रहा हूँ। प्लस कुछ दूध ऐसा है जो रेगुलर बेस पे जो पनीर जिनको ढाबों पे आवश्यकता पड़ती है उनके लिए अपन पनीर का प्रोडक्शन कर रहे हैं। और प्लस इसके बाद जो बचता है वो दूध पूरा मैं यहाँ से गुना प्राइवेट डेयरी पे सप्लाई कर देता हूँ। इनका जो गोबर निकलता है, खाद बनता है, उसके लिए हमने खेत पे अलग से व्यवस्था करी है, वहाँ पे उसे डाल देते हैं और 6 से 8 महीने में वो जब सड़ गल जाता है उसके पश्चात जो सब्जी वाले होते हैं वो उस खाद को वहीं से खरीद ले जाते हैं और इसी खाद को बढ़ावा दिया। तो एक तरह से ऑर्गेनिक खेती, पूरी तरह से तो नहीं कह सकते लेकिन फिर भी धीरे धीरे करके ऑर्गेनिक खेती की ओर हम जा रहे हैं। कड़ी मेहनत, लगन और मजबूत इरादे से तरक्की की सीढ़ियां चढ़ने वाले यूथ आइकन राहुल शर्मा को हम करते हैं सलाम। और अब खबर, कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। शिवराज कैबिनेट की बैठक, अहम बैठक, और मंत्रियों को सीएम संबोधित कर रहे हैं। कैबिनेट की बैठक से पहले सीएम ने चर्चा भी की और कई अहम मुद्दों पर आज चर्चा है। एटीएफ पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि क्या उस पर वैट कम होता है, टर्बो फ्यूल, टरबाइन फ्यूल जिसे आप कहते हैं। अगर हम उनका पेज देखें तो लाखों लाखों की संख्या में महिलाओं ने आपको धन्यवाद प्रेषित किया। मैं अपनी पूरी टीम को, काम पूरी टीम को, आप सबको, प्रशासनिक टीम को, सीएस सहित पार्टी के अपने सभी संगठन कार्यकर्ताओं को जो इस काम में लगे थे सबको बधाई देता हूं। सब ने मिलकर काम
काम किया। आप लोगों ने भी, मेरे मंत्री साथियों ने भी अपने अपने विभाग के लिए चिंता की और प्रशासन पूरा लगा रहा। इस बार जो कंट्रोल रूम बना हुआ था यहाँ, तो एक एक बस ट्रैक हो रही थी, कितने बजे निकली, कितने लोग बैठे, मतलब मुझे ये तक जानकारी थी कि किस बस में कितने लोग बैठे और कब कहाँ कितने बजे पहुंच गए। फिर जिस ढंग से हमारे जनजाति भाई बहनों का, आदिवासी भाई बहनों का सम्मान हुआ, कलेक्टर स्वागत कर रहे हैं, रास्ते में जहाँ रुकना था। अब सिंगरौली वाले तो 2 दिन पहले चले, एक दिन आके रीवा रुके, दूसरे दिन आके कहाँ रुके, रीवा के बाद एक स्टॉप और हुआ, तब तीसरे दिन रायसेन, और बाकी भी जो दूर के जिले थे एक दिन पहले चले, लेकिन रात में जहाँ उनके रुकने की व्यवस्था थी 7-8 जिलों में, हाँ, सारे प्रशासन ने, अपने लोगों ने जिस ढंग से व्यवस्था की, भोजन की, चाय की, नाश्ते की, रुकने की, आवास की, हाँ, तो वो अद्भुत थी। और अपन ने बुलाया इसी भाव से था कि आयोजक हमें, वो हमारे मेहमान। तो सचमुच मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ। मैं मतलब मध्य प्रदेश के इतिहास में तो क्या, देश के इतिहास में भी इतना व्यवस्थित कार्यक्रम, कई बसें आज गई, लोग आता है, कभी मत जाओ, बहुत दूर है, अभी उनको अवगत करके कलेक्टर्स के फोन आ रहे हैं, साहब फलाना नाश्ता कराया, फलानी चाय पिलाई, अब हम वापस उनको भेज रहे हैं। और सफाई के मामले में पीएम दिल्ली उतरते उसके पहले जमहूरी मैदान की सफाई पूरी हो चुकी थी। कचरे का एक तिनका, कचरे का एक तिनका, हाँ, इसके प्रशासन को हाँ, पूरे भोपाल में जाम नहीं, सीधे आए और स्मूथली आए, स्मूथली निकले, आने का जाने का न शहर जाम हुआ, न जनता को तकलीफ हुई। अद्भुत कार्यक्रम था, लेकिन इसने ये सिद्ध कर दिया कि हम लोग अगर ठान लें तो कुछ भी कर सकते हैं। बहुत व्यवस्थित कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं, ध्यान अगर देते हैं तो किए जा सकते हैं। तो पूरी टीम को बधाई। और सबसे बड़ी उपलब्धि देखिए, हमारे बारे में पूरे जनजाति समाज में, ट्राइबल में, भाई बहनों में एक मानसिकता बना दी थी कि एंटी ट्राइबल है बीजेपी, सरकार एंटी ट्राइबल है, जबकि सच्चाई है कि हमसे बड़ा हितैषी कोई हो नहीं सकता। गरीबों का, अनुसूचित जनजाति का, बाकी वर्गों का। कल के हमने इस भ्रम समाप्त करने का हमने बीड़ा उठाया और इसलिए हम लोगों ने कार्य योजना बनाई कि हम जनजाति का संपूर्ण रूप से कल्याण करेंगे। और हमारे, वैसे को कोई वर्ग की बात नहीं करते, लेकिन बिसाहू जी, मीना जी, हमारे प्रेम सिंह तो पटेल आज नहीं है, अभी हमारे जनजाति साथी भी यहाँ पे, विजय अभी नहीं है शायद बैठक में। तो कैबिनेट की बैठक भी चल रही है, चर्चाएं भी हो रही हैं। एक मेगा इवेंट जो हुआ उसे लेकर किस तरीके से तारीफ भी मिली है, ये तमाम चीजें। सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनुराग के पास भी आपको लिए चलेंगे। अनुराग, कैबिनेट की बैठक में औपचारिक अनौपचारिक चर्चाएं हमने अभी दर्शकों को भी सुनवाई हैं, क्या कुछ खास निकल कर आएगा? मेरा ख्याल है थोड़ा वक्त लगेगा अभी कैबिनेट की बैठक खत्म होने में, क्या कुछ खास उम्मीद की जाए? अनुराग। देखिए, अनौपचारिक बैठक में तो कल जिस तरीके का कार्यक्रम जम्बूरी मैदान पर हुआ है, उसको लेकर आदिवासी जो मंत्री हैं बिसाहू लाल सिंह, उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार जताया और उसी को लेकर मुख्यमंत्री ने अनौपचारिक तौर पर मंत्रियों को संबोधित किया है कि किस तरीके से आने वाले दिनों में सरकार काम करेगी, आदिवासी हित में किस तरीके से काम किए जाएंगे और किस तरह की उपलब्धि हासिल की। और कल जिस तरीके का कार्यक्रम हुआ है उसको लेकर मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को संबोधित किया है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण जो फैसला है आज कैबिनेट की बैठक में लाया जाना है, वो जो फ्लाइट होती हैं उसमें ईंधन भरने को लेकर जो फ्यूल भरा जाता है उसमें टैक्स में छूट दिए जाने का प्रस्ताव वाणिज्य कर विभाग की तरफ से लाया गया है। और सरकार इसे जो वेट है, जो 25% वेट लगता है, उसको घटाकर 4% करने जा रही है। इसको मंजूरी मिलने पर प्रदेश में जो एयर फ्लाइट और कनेक्टिविटी है वो तेज़ी के साथ बढ़ेगी और
फ्यूल में यदि रियायत मिलती है तो फ्लाइट की संख्या जो है मध्य प्रदेश में बढ़ाई जा सकती है। तो इसी पूरे मामले को लेकर केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था और उसी के बाद प्रस्ताव तैयार किया गया है कि जो फ्यूल जेट या फ्लाइट वगैरह में भरा जाता है उसको उस पर लगने वाले वेट को सरकार कम करे, और इसी प्रस्ताव को लेकर आज कैबिनेट की बैठक में चर्चा की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजरें बनाए रखें, आगे भी आपके जरिए अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। सहयोगी अनुराग विस्तार से जानकारी दे रहे थे। जो कुछ भी इस बैठक से निकल कर आएगा सबसे पहले न्यूज 18 आप तक पहुंचाएगा। इधर सीएम शिवराज ने आदिवासी कलाकारों को बड़ा तोहफा दिया है। जनजातीय सम्मेलन में आए आदिवासी कलाकारों के लिए सीएम हाउस में खास ब्रेकफास्ट का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान सीएम शिवराज ने यह ऐलान किया कि पद्मश्री की तरह मध्य प्रदेश का राजा संग्राम शाह पुरस्कार स्थापित किया जाएगा, जो जनजातीय समुदाय के नृत्य, संगीत और अन्य कलाओं में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कलाकारों को मिलेगा। 1 नवंबर स्थापना दिवस के दिन यह दिया जाएगा। इसके साथ ही आदिवासी कलाकारों को 5-5 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान भी उन्होंने किया। देश का पुरस्कार स्थापित किया जाएगा, जो श्रेष्ठ कलाकार को हर साल दिया जाएगा, नृत्य में, संगीत में, गीत में। क्योंकि इन कलाकारों की कला की कदर करना जरूरी है। हमारे सारे कलाकार और मेरे तो बेटे बेटियां, भांजे भांजियां हैं, इनको 5-5 हजार रुपए की प्रत्येक को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। और इस दौरान मंत्री बिसाहुलाल सिंह ने पीएम मोदी के मध्य प्रदेश दौरे के बाद बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पीएम के कार्यक्रम के बाद आदिवासी उत्साहित हैं। आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में आदिवासी सीटों पर कांग्रेस की संख्या 0 होगी। उन्होंने ये भी कहा कि 2018 के चुनाव में कमलनाथ ने घोषणा पत्र में आदिवासियों को प्राथमिकता देने की बात कही थी, इसमें एक पर भी अमल नहीं हुआ, इसीलिए अब आदिवासियों का कांग्रेस से मोह भंग हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस का भविष्य अंधकार में है। आदिवासियों के मामले को लेकर मोदी मंत्र पर अब शिवराज सरकार आगे तेजी के साथ बढ़ेगी। बैकलॉग के पदों को अगले 1 साल के अंदर भरा जाएगा। इसके अलावा कई अहम योजनाओं को प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई है। प्रदेश के मंत्री बिसाहुलाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अब तो आदिवासियों के हित में कल पीएम मोदी ने कई योजनाओं की शुरुआत कर दी, अब कैसे आगे बढ़ेगी सरकार? देखिए, सबसे बड़ी गर्व की बात है कि आज़ादी के बाद पहली बार देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने आदिवासियों के हित को ध्यान में रखते हुए तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं का घोषणा किया। इन योजनाओं को बनाने में हमारे प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने योजनाएं बनाई और फील्ड पे क्रियान्वयन करने के लिए उन योजनाओं को कल से शुभारंभ आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, उनके उपस्थित में योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। आने वाले समय में पूरे आदिवासी समाज को इन योजनाओं का लाभ मिलेगा। आपके विभाग से जुड़ा हुआ है राशन आपके द्वार, उसमें कब तक जो है युवाओं को रोजगार दिया जाएगा? वाहनों की कल से हम लोगों ने 3 आदमियों को उसकी चाबी सौंपी है और जो आवेदन आते जाएंगे 89 ब्लॉक में आपके द्वार, आपके घर में राशन वितरण का काम हमारे जनजाति के बेरोजगार भाई करेंगे। तो जनजाति गौरव दिवस पर पीएम मोदी के आने के बाद बीजेपी पूरी तरीके से उत्साहित है और अब बीजेपी को उम्मीद है कि आगामी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में बीजेपी सभी आदिवासी सीटों पर कब्जा जमाएगी। कैमरा पर्सन डगलस के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। और अब सीधे आपको सुल्तानपुर लिए चलेंगे। थोड़ी देर में सौगात मिलने वाली है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की, और विशेष विमान से प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे हैं। तीसरा ये यूपी को रनवे वाला तीसरा हाईवे है जिसकी सौगात आज मिलने वाली, पूरे देश को मिलने वाली है। और एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन भी यहां पर होगा। विमान वहां पे पहुंच चुका है और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि इस एक्सप्रेसवे में ये एक एयर स्ट्रिप भी बनाया गया है ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में अगर कोई विमान यहाँ पे लैंड करना चाहे या फिर यहाँ से टेक ऑफ करना चाहे
इसकी भी व्यवस्था इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर की गई है। ये तस्वीरें बहुत ही खास तस्वीरें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की, जिसका जिक्र हम आपसे कुछ देर पहले भी कर रहे थे और इसी एक्सप्रेसवे का प्रधानमंत्री उद्घाटन करने वाले हैं। कुछ ही लम्हों में हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जब प्रधानमंत्री इस एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को टकटकी बांध कर देख रहे हैं। सचमुच पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो लखनऊ से गाजीपुर तक की यात्रा को सुगम सरल बनाएगा। 341 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे जो 6 लेन का होगा और भविष्य में 8 लेन का भी हो जाएगा। 130 आप सब देख रहे हैं कितना जोश और पराक्रम आ जाता है जब हम भारतीय वायु सेना के ये लड़ाकू विमान देखते हैं जो रात दिन हमारी सुरक्षा के लिए सजग रहते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आत्मनिर्भर भारत के निर्माण से भी जुड़ रहा है और विपत्ति के समय, युद्ध के समय जब एयर स्टेशन को निशाना बनाते हैं दुश्मन, उस समय पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की ये एयर स्ट्रिप हमारे भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों को लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए सुविधा सुलभ कराएगी। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो 9 जिलों से गुजरेगा, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर, बिहार सीमा से 18 किलोमीटर पहले तक ये जुड़ेगा और बलिया लिंक एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे से जुड़ जाने के बाद वास्तव में ये पूर्वांचल के विकास की जीवन रेखा ही नहीं बल्कि भाग्य रेखा बनेगा। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे वास्तव में नए उत्तर प्रदेश का आईना है। निवेश के द्वार खोलेगा, रोजगार के अवसर बढ़ाएगा, अर्थव्यवस्था को और मजबूत करेगा, समृद्धि की ओर उत्तर प्रदेश को ले जाएगा और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के निर्माण के साथ आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नाम। एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम। एक बार जोरदार तालियां उत्तर प्रदेश के विकास के नाम। एक बार जोरदार तालियां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नाम। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण में जितने भी लोगों ने योगदान दिया, जरा एक बार जोरदार तालियां बजा दें। और एक बार जोरदार तालियां सुल्तानपुर की इस धरती और आप सबके लिए। और अब मैं माननीय श्री सूर्यभान सिंह जी से अनुरोध करूंगी कि सभा को संबोधित करने की कृपा करें। मंच पर बैठे हमारे साथ माननीय मंत्री जी, माननीय सांसद जी, सभी विधायकगण, अध्यक्षा उषा सिंह जी, उपस्थित जन समूह, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन तथा वंदन करता हूं। ये जनपद का सौभाग्य है कि सुल्तानपुर जनपद में आपको जो नजारा आप देख रहे हैं, आज 50-60 साल बीत गए आजादी से, आपको कभी भी देखने का ये अवसर नहीं मिला था। ये केवल भारतीय जनता पार्टी सरकार की देन है। प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के आशीर्वाद की कृपा है कि आज जो है यह कार्यक्रम हो रहा है। इतना बड़ा हाईवे आपका बना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा था, आपने केंद्र और प्रदेश में सरकार बनाई। अब आपके हमारे एजेंडे के हिसाब से आपने काम किया। अब मैं अपना सारा एजेंडा पूरा कर दिया। अब आने वाले समय में आप अपना एजेंडा पूरा करें और पुनः उत्तर प्रदेश की सरकार बने। विकास के नाम पे आप जान रहे गांव में कितना विकास हुआ है, आपको बताना नहीं है। डेडिकेटेड जो स्ट्रिप है, एयर स्ट्रिप, उस पे वहां पहुंच चुके हैं। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये जो एक्सप्रेसवे है, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जो अब पूर्वांचल में गाजीपुर की तरफ जाएंगे तो उसकी अभी क्या है कि अभी बहुत टाइम ज्यादा वक्त लगता था, लेकिन अब इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के खुल जाने के बाद से जो 6 घंटे का वक्त लगता था उसको अब महज 3.5 घंटे का हो जाएगा। तो आप सिर्फ 3.5 घंटे में राजधानी लखनऊ से
गाजीपुर तक पहुंच पाएंगे, जिनको कि ये एक्सप्रेसवे जोड़ने का काम करेगा। चूंकि इस वक्त इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं एयरफोर्स के इस विमान को, मैं आपको कुछ जानकारी दे दूं कि एयरफोर्स का अगर आकस्मिक इस्तेमाल के लिए अगर इसका यूज होता है तो उसके लिए 34 मीटर चौड़ी और 3 किलोमीटर 3.20 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप बनाई गई है। आप इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। मैं आपको कुछ जानकारी दे दूं कि एयरफोर्स का अगर आकस्मिक इस्तेमाल के लिए अगर इसका यूज होता है तो उसके लिए 34 मीटर चौड़ी और 3 किलोमीटर 3.20 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप बनाई गई है। आप इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इमरजेंसी यूज के लिए सुल्तानपुर में 34 मीटर चौड़ी है और लगभग 3.20 किलोमीटर लंबी। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं सुल्तानपुर से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की सौगात आज मिलने वाली है, देश को सौगात मिलने वाली है। इस तरीके से सबसे बड़े राज्य के पास तकरीबन 6 एक्सप्रेसवे हो जाएंगे ऑपरेशनल भी अगर मिला ऑपरेशन, हालांकि इसमें से कुछ में अभी ऑपरेशनल ये नहीं है, तो ये बड़ी सौगात मिलने वाली है। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की आज सौगात मिलनी है। एक दिव्य भव्य कार्यक्रम वहां पर रखा गया है। वायुसेना के विशेष विमान से प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। कई महत्वपूर्ण आयोजन यहां पर होंगे। वायुसेना की एक बार फिर ताकत देखने को मिलेगी। टच एंड गो एक शो होगा। यह तीसरा एक्सप्रेसवे होगा जिसका इस्तेमाल आपात परिस्थितियों में वायुसेना के द्वारा किया जा सकता है। इससे पहले आगरा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे और अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। बाकायदा 3 दिन से इसकी एक रिहर्सल, इसका एक अभ्यास चल रहा था और आज ये ताकत भी नजर आएगी। 45 मिनट भारतीय वायुसेना की ताकत नजर आएगी। इस विशेष विमान के जरिए, भारतीय वायुसेना का यह विशेष विमान है, इसके जरिए प्रधानमंत्री यहां पर पहुंच चुके हैं और अब थोड़ी ही देर बाद यह बड़ी सौगात मिलने जा रही है। एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद एयर शो, लड़ाकू विमानों का एक बड़ा कौतूहल है। यह भी कहा जा रहा था कि राफेल भी पहली बार नजर आएगा, तो क्या वो नजर आता है, यह भी एक बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन यह तय है कि सौगात मिलने वाली है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की। तकरीबन 350 किलोमीटर का यह एक्सप्रेसवे है और अब तक ऑपरेशनल एक्सप्रेसवे के लिहाज से बड़ा एक्सप्रेसवे माना जा रहा है। और अब खबर ग्वालियर से, जहां झूलेलाल कॉलोनी में बेखौफ अपराधियों ने पति पत्नी को गोली मार दी। बताया जा रहा है कि हमलावर रात को 2 बजे आए, दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुलते ही हमलावरों ने दंपति को गोली मारी। बुरी तरह ये घायल हो गए। राजेश वाधवानी, सोनिया वाधवानी अस्पताल में इन्हें भर्ती करवाया गया है। पत्नी की हालत खतरे से बाहर है, लेकिन पति की हालत गंभीर बताई जा रही है।